स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको कल पढ़ाया था जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कोशिका का संरचनात्मक संगठन। वहां आपको बताया गया था कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच केंद्रक होता है, इसके चारों ओर जो जैविक पदार्थ भरा होता है इसको कोशिका द्रव्य नाम दिया। कोशिका द्रव्य नाम दिया और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। उन कोशिका अंगकों को कोशिका का घटक कहते हैं। कोशिका का घटक कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको कि ये सब मिलकर कोशिका का संगठनात्मक या रचनात्मक संगठन बनाते हैं। संरचनात्मक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचनात्मक संगठन। संरचनात्मक संगठन का निर्माण करते हैं। संरचनात्मक संगठन का निर्माण करते हैं। यहां तक आपसे कल बात हो गई थी। मैंने बताया था आपको कि ये जो संरचना आप देख रहे हो ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका में कुछ पदार्थों को आने व जाने देती है। कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने व जाने देती है। यह कार्य किसका होता है? कोशिका झिल्ली का। क्योंकि ये कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने व जाने की अनुमति देती है, यही कारण होता है कि इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब आप अगली जो हेडिंग आपको डालनी है वो यही डालनी है। आप लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली हेडिंग डालेंगे आप। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली हेडिंग डाल ली हो तो इधर ध्यान दें आप। मैंने भी बताया इस प्रकार की संरचना है ये। इसमें ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ये होती है प्लाज्मा झिल्ली। ये चूंकि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है जो कोशिका को पर्यावरण से अलग करता है। बाह्य जो पर्यावरण है उससे अलग करने का कार्य भी किसका होता है? कोशिका झिल्ली का, यानी प्लाज्मा झिल्ली का ही होता है। जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं इन घटकों को पर्यावरण से अलग करता है। एक कार्य यह हो गया इसका। बाहरी आवरण तो है ही कोशिका का, सबसे बाहरी आवरण होने के कारण ये क्या करता है? बाह्य पर्यावरण से कोशिका को डिफरेंट की उसको अलग करके रखता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, ये क्या करती है, कुछ पदार्थों को अंदर जाने व आने देने की अनुमति देती है। इसमें सभी पदार्थ आ जा नहीं सकते, कुछ पदार्थों को अंदर जाने की और बाहर आने की अनुमति होती है, यानी कोशिका झिल्ली ही कुछ पदार्थों को बाहर और कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है। जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, जो पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, वो पदार्थ शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर चले जाते हैं, जबकि कोशिका के लिए ऐसे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं, कुछ अवशिष्ट उत्पाद का निर्माण भी कोशिका में होता है, वो अवशिष्ट उत्पाद शरीर के लिए या कोशिका के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें वो शरीर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कार्य भी प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली जो होती है, ये लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। साथ में कार्बनिक जो अणु होते हैं, कार्बनिक जो अणु होते हैं, कार्बनिक अणु कौन कौन से? लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन इससे मिलकर बनी होती है। वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और कार्बनिक, ये कार्बनिक अणु हो, लिपिड और तुम्हारी प्रोटीन, तो और लचीली पाई जाती है। लिखें आप, इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी नोटबुक आप खोल के रखें। जब आपको किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर चर्चा की जाती है, समझाया जाता है, उसके बाद उसे लिखाया जाता है, तो आप थोड़ा सा तैयार रहे करें। अब आप लिखें प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में, लिखिएगा, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से, कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका के घटकों को, घटक कोशिकांगक, कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है, अलग करती है। कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। स्टार लगाएं और लिखें नीचे, यह झिल्ली लचीली होती है तथा, यह झिल्ली लचीली होती है तथा किसकी बनी होती है? बताओ, कार्बनिक अणुओं में किस किस की? लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। लिखें, यह झिल्ली लचीली होती है तथा कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। कार्बनिक अणुओं तथा कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन, लिपिड को हिंदी में वसा कहते हैं, लिपिड और वसा, सॉरी, लिपिड को कोष्टक में लिख लेना, वसा, और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उन्हें नीचे पॉइंट डालें, ऐसे आप स्टार लगाकर लिखें, नीचे, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। अब ये इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? कुछ पदार्थों को आने व जाने की परमिशन देती है, अनुमति देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। उसे लिखना है आपको, लिखिएगा, लिखें इसमें, यह झिल्ली कुछ पदार्थों को, यह झिल्ली कुछ पदार्थों को
यह झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने व जाने देती है, आने व जाने देती है, आने व जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने व जाने देती है, तथा यह अन्य पदार्थों की गति को, तथा यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, तथा यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, तथा यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए क्या कहलाती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। लिख लिया क्या? यहां तक सभी बच्चों ने लिख लिया? देखिए बच्चों, आपका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। आप जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। देखिए बेटा, कोशिका झिल्ली, देखो भाई समझ कर चलना। ये मैंने केवल आउटलाइन बनाई है, ये कोशिका झिल्ली या किसी भी कोशिका का कोई डायग्राम नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ऐसे एक आउटलाइन का एक वो बनाया है, कहीं आप इसे कोशिका ना समझें, समझ कर चलो वैसे कि हम एक कोशिका मान रहे हैं। ये देखो बेटा, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली, जो इसका बाहरी आवरण है, जो लिपिड की और प्रोटीन की है निर्मित होती है। अब देखें आप, कोशिका में जब श्वसन प्रक्रम हो रहा होता है तो आप सब जानते हैं दहन प्रक्रम के दौरान CO2 का उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को तो कोशिका की जरूरत होती है, तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो तो कोशिका के अंदर जाते हैं। अब जब दहन प्रक्रम होगा तो आप सब जानते हैं कौन सी गैस का निर्माण होता है, उत्सर्जन किस गैस का होता है? CO2 का। अब यह बनी हुई जो CO2 होती है कोशिका के लिए अत्यधिक घातक होती है। ये एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जिसे ज्यादा समय तक कोशिका में रखना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसे शरीर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन को ग्रहण करना या CO2 को बाहर निकालना, ये प्रक्रम मैंने यही बताया था कि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। और आने और जाने देने का जो सिस्टम है वो किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है, कोशिका झिल्ली का होता है, ठीक है। लेकिन यह प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया होती है विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण के द्वारा संपूर्ण होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। विसरण क्या होता है? पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो जब वातावरण में CO2 का सांद्रता कम हो जाती है और शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तो CO2 को कोशिका से बाहर छोड़ दिया जाता है।
वातावरण के लिए भेज दिया जाता है। जबकि बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन का सांद्रता ज्यादा हो जाता है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से कोशिका के अंदर ग्रहण कर ली जाती है। यह प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया कहलाती है और विसरण प्रक्रिया के माध्यम से ही कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो पदार्थों का या गैसों का आदान प्रदान या जल का आदान प्रदान करती है। जल एवं गैसों का जो परिवहन होता है वो विसरण विधि के द्वारा ही होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। विसरण में मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी बताया था, जो पहला लेसन है आपका उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, विलयन के जो अणु होते हैं वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो बहते हैं। यह प्रोसेस जो होता है वो विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं का बहना, प्रवाह होना, वो किसके अंतर्गत आता है? विसरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहां कोशिका झिल्ली में भी विसरण प्रक्रिया ही हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका झिल्ली गैसों का और पानी का, यानी कि जो जल है उसका परिवहन करता है। जल का परिवहन भी विसरण विधि द्वारा ही होगा और गैसों का परिवहन भी किससे होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। मैं यही आपको लिखवाने वाला हूं अब, कि यही लिखवाना था कि कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है। तो आप हेडिंग डालें कोशिका झिल्ली द्वारा, प्रश्न के रूप में लिख लीजिएगा, चाहे तो आप प्रश्न लिख लें। कोशिका झिल्ली द्वारा सभी आप नोट करें क्वेश्चन को और नोट करके उसे लिखें। सभी बच्चे अपनी नोटबुक को खोल के रखा करो और लिखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखें आप। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है? अब आप गैसों में आपको पता ही है दो ही प्रकार की गैस हैं कोशिका में जो आती हैं और जाती हैं, O2 व CO2, ठीक है। और आपको यह भी पता चल गया किस प्रक्रम से होती है, कौन सी प्रक्रिया से संपन्न होती है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा काम होता है इनका, आती जाती हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो आप प्रश्न लिख लिया होगा, प्लाज्मा झिल्ली में गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है, आंसर के रूप में आप लिखें और आराम से धीरे धीरे लिखें, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। लिखिए, कुछ पदार्थ जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पदार्थ जैसे CO2 कोष्टक में कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अथवा O2, CO2 अथवा O2 कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के द्वारा, कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। उन्हें सुन लें, कुछ पदार्थ जैसे CO2 मैंने लिखवाया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वह O2 ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 अथवा O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली से इससे आ जा सकते हैं। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, नीचे स्टार लगाएं। अब आप ऐसे पॉइंट डाल के लिखना होता है साइंस में। देखो आप अब क्या होगा,
दहन प्रक्रम होगा। दहन प्रक्रम में क्या होता है, कोशिका के अंदर किसका संगठन बढ़ जाएगा, किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, CO2 की। CO2 एकत्रित हो जाएगा। CO2 जब एकत्रित होगा तो CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर तो ज्यादा हो जाएगी, और बाह्य पर्यावरण यानी कोशिका के बाहर का जो पर्यावरण है, वातावरण में, उसमें CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होगा, अंदर से CO2 कहां छोड़ दी जाएगी, बाहर। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ये कोशिका झिल्ली वाला भाग है, इससे बाहर निकाल दी जाएगी। किससे, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। लिखें स्टार लगा के, लिखें आप, स्टार लगाएं और लिखें CO2 कोशिका में, CO2 कोशिका में, CO2 कोशिका में एकत्रित हो जाती है। CO2 कोशिका में एकत्रित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कहां, कोशिका के अंदर। पुनः सुन लें, CO2 कोशिका में एकत्रित हो जाती है, कोशिका में एकत्रित हो जाती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जबकि कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। जबकि कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। अतः अंदर तो क्या हो गई, ज्यादा, बाहर क्या हो गई, कम। कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा, बाह्य वातावरण में कम। क्या हो रहा है, CO2 के सांद्रता में अंतर हुआ, कोशिका के अंदर और बाहर। अंतर के कारण CO2 अंदर से यानी कोशिका से कहां जाएगी, बाहर छोड़ दी जाती है। लिखो आगे इसी में, अतः कोशिका के अंदर और बाहर, अतः कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण, अतः कोशिका के अंदर और बाहर, कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा, सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया से, विसरण प्रक्रिया से। विसरण प्रक्रिया के द्वारा CO2, विसरण प्रक्रिया के द्वारा CO2 कोशिका से बाहर निकल जाती है। विसरण प्रक्रिया से CO2 कोशिका से बाहर निकल जाती है। आ गया सबके समझ में, CO2 कहां आ गई, कोशिका से बाहर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी। लेकिन ये प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, विसरण के द्वारा। ठीक है, नीचे स्टार लगाएं अब आप। ये तो ऑक्सीजन, ये तो CO2 के बारे में हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में लिखना है आपको। अब ऑक्सीजन बाह्य वातावरण में तो सांद्रता क्या होती है, ज्यादा। कोशिका के अंदर सांद्रता क्या होती है, कम। तो यहां क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलेगी ये प्रक्रिया भी। लेकिन किससे होगी ये भी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो नीचे आप स्टार लगाएं ऐसे और नीचे लिखें, यहां इसके तुरंत बाद ही लिखेंगे आप, और लिखें आप यहां, इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर, इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर, इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम, इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन बाहर से, ऑक्सीजन
बाहर से कोशिका के अंदर, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के अंदर विसरण द्वारा आ जाती है। पुनः सुन लें, ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर आ जाती है। ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर आ जाती है। बाहर से अंदर आएगी, बाहर से अंदर आएगी। कौन सी प्रक्रिया से? विसरण विधि से। क्यों? क्योंकि बाहर की सांद्रता तो है अधिक और कम, अंदर की कोशिका की सांद्रता क्या होती है? कम। तो लिखें आप, इसी प्रकार जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर आ जाती है। 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 अंदर आ जाती है। देखिए बच्चों, ये था आपका पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के कारण ही O2 व CO2 का ये गैसीय विनिमय था, गैसीय आदान प्रदान था, जो विसरण विधि के द्वारा पूरा हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, पराशरण। ये क्या होता है समझ कर चलें आप। पराशरण क्या होता है? पराशरण क्या है? देखो बेटा, ये आपकी कोशिका झिल्ली, जिसे आपने क्या नाम दिया? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नाम दिया। इससे होकर कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं, कुछ पदार्थ बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। अंदर और बाहर आ जा सकने की क्षमता होती है इनमें, पारगम्य झिल्ली से होकर। ठीक है, ये आपकी पारगम्य झिल्ली हो गई। अब आप समझें, ध्यान देना मेरी बात। अभी हमने पढ़ा गैसों का विनिमय, गैसों का आना जाना विसरण विधि द्वारा। लेकिन यदि यही प्रक्रम गैसों के स्थान पर किसका हो? जल का हो, और जल के जो अणु हैं वो भी पारगम्य झिल्ली के माध्यम से आ जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं? वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा ही यदि वो जा रहे हैं, विसरण विधि के माध्यम से होगा ये प्रक्रम, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होगा। लेकिन यदि जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न हो रही है तो यह प्रक्रिया अब क्या कहलाएगी? पराशरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? पराशरण। ठीक है, तो बच्चों आप हेडिंग डालें पराशरण, चाहे तो आप प्रश्न के रूप में लिख लें पराशरण क्या है, ऐसे लिख लो, चाहे आप हेडिंग डाल लीजिएगा पराशरण। जिनको समझ में नहीं आया वो पुनः समझ लें। देखो, ये मैं आपको वैसे एक चित्र बना रहा हूं, आउटलाइन है ये, कहीं आप इसे वैसे चित्र ना समझें। ये इसकी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को हमने निरूपित किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। गैसों का आदान प्रदान इस तरह से होता है इसमें होकर, जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वो बाहर, और जिसकी सांद्रता कम होती है वो अंदर। मतलब यहां CO2 की सांद्रता ज्यादा हो गई तो CO2 को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर ज्यादा थी अंदर कम थी तो ये अंदर आ गया। समझ रहे हो आप? ऐसा हुआ। यदि यही कार्य गैसों के स्थान पर किसका हो रहा हो? जल के अणु अंदर भी जा रहे हो और बाहर भी आ रहे हो, लेकिन गैसों के अणु की यह गति किसके माध्यम से हो रही हो? केवल वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो रही है। आप सब जानते हैं इस चीज को भी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ही विसरण प्रक्रिया के, यानी कि उच्च, ऐसा नहीं है कि पराशरण में भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही प्रभाव होता है।
परासरण में भी पदार्थों की जो अणुओं की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होती है। लेकिन यहां चूंकि परासरण केवल जल के अणुओं के लिए लिया गया है, विसरण और परासरण में यही अंतर होता है। विसरण में तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन परासरण केवल जल के अणुओं में होता है, द्रव अवस्था में होता है। परासरण केवल द्रव अवस्था में ही होता है, ठीक है। तो यहां पारगम्य झिल्ली का होना जरूरी होता है। यह वर्णात्मक जो पारगम्य झिल्ली है इसका होना जरूरी होता है, क्योंकि यहां अलग अलग सांद्रण वाले विलयन होते हैं, यहां अलग अलग सांद्रण वाले विलयन होते हैं। तो दोनों ही विलयनों की सांद्रता का मान अलग अलग होता है, इसलिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का यहां होना अति आवश्यक होता है। कहां? परासरण में। समझ रहे हो आप? मैं इसका अंतर आपको अलग से लिखवा दूंगा, पहले आप परासरण लिखें। क्या है परासरण? लिखें आप नीचे, जल के अणुओं, परासरण हेडिंग डालनी होगी आपने, चाहे आप प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं परासरण क्या है, उत्तर में लिखें। अब आप सभी रेडी हो जाएं, अपनी पेन कॉपी खोल लें और लिखिए, जल के अणुओं की गति जब, जल के अणुओं की गति बताओ, जल के अणुओं की गति कब होगी, कहां हो रही है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होती है। तो क्या कहलाएगा वो? परासरण। क्या कहलाएगा? परासरण। लिखें आप, जब जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, तो इसे परासरण कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो इसे परासरण कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो इसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो इसे परासरण कहते हैं। तो इसे परासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आप विसरण और परासरण में अंतर लिख लीजिएगा। विसरण एवं परासरण में अंतर। विसरण एवं परासरण में अंतर। एक तरफ तो आप हेडिंग डालेंगे विसरण की, ऐसे विसरण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, और बीच में ऐसे दोनों में लाइन काट लेना और इस तरफ लिख लेना परासरण। नंबर 1, हाँ भैया, इस तरह से पहले आप इस तरह से कर लें। पहले विसरण और परासरण में इस तरह से आप एक तालिका सी बना लें सभी बच्चे, इस तरह से एक तालिका बना लीजिएगा सभी, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, ज्यादा अंतर नहीं है, 2-3 ही अंतर है, 2 ही अंतर मान के चलो आप मेनली। तो पहले आप इसे ऐसे उतार लें, देखिए भाई, अभी मैं आपको बता रहा था विसरण में क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में ही प्रक्रिया होती है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस जो है ना, तीनों अवस्थाओं में होता है विसरण तो। लेकिन परासरण कहां होता है? केवल जल के अणुओं में, यानी कि जल, यानी कि उसकी जो द्रव अवस्था होती है पदार्थ की, केवल उसमें परासरण होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप विसरण में। इस प्रक्रिया में, विसरण में आपको मैंने बताया था क्या होता है, विसरण में आपने पढ़ा क्या होता है, यहां पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभाव होता है, लेकिन वहां कंडीशन नहीं होती, वहां कंडीशन नहीं होती। 2 मिनट का रह रहा है बस।
वहां कंडीशन नहीं होती। तो यह प्रक्रिया या यह क्रिया, यह इसमें लिखेंगे आप, यह क्रिया प्राय तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में कोष्टक में लिख लेना, ठोस कॉमा द्रव कॉमा गैस, तीनों अवस्थाओं में होती है। विसरण की जो प्रक्रिया है वो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव्य गैस, तीनों ही अवस्थाओं में होती है। कहां होगी? तीनों ही अवस्था में होगी। और यहां परासरण में मैंने बताया था यह क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, ओनली द्रव अवस्था में होगी। परासरण की जो क्रिया है, परासरण की क्रिया किस में होती है? केवल द्रव अवस्था में। जबकि विसरण की जो क्रिया होती है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होती है, ठोस में, द्रव में व गैस में। ठीक है, दूसरी विशेषता या दूसरा अंतर इसका, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि विसरण के लिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली आवश्यक नहीं है, जबकि परासरण के लिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली आवश्यक है। उसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां परासरण में क्या होता है कि दोनों ही जो पदार्थ होते हैं, दोनों जो विलयन होते हैं, दोनों ही विलयनों में का जो सांद्रण होता है उसमें डिफर होता है, अंतर होता है। तो अंतर के कारण यहां क्या आवश्यक होती है? वर्णात्मक पारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो आप इसमें लिखें दूसरा अंतर, यहां लिखें आप विसरण में, इस क्रिया में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। उतारते जाएं आप साथ साथ। इस क्रिया में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। सबने उतार लिया क्या? इस क्रिया में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। यहां नंबर 2 में क्या लिखोगे? इस क्रिया में दो अलग अलग, बताओ क्या होगा? अलग अलग सांद्रण वाले विलयन नहीं होंगे क्या? दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन होते हैं। अतः यहां वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली आवश्यक है। अतः यहां वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली आवश्यक है। दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन होंगे, कहां? परासरण के अंतर्गत। इसलिए यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी आपको? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये दो मेन अंतर हैं विसरण व परासरण में, आप इन्हें उतार लीजिएगा। और उतारने के बाद बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होगी। अब आपसे नेक्स्ट डे, अगले दिन मुलाकात अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। कहां